So hello everybody, this is your Rajput back again with a new video on a video series of CS and Energy for Sciences. So finally आपके अपने चैनल पर I'm back with the most awaited video. For morning itself I'm getting tons of messages, mail, call from all of you regarding this video. So finally a video आ चुका है and if you are ready to challenge the provisional answer key, so be there with me till the end of this video. और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ अटेम्प्ट किए हैं, you will get 20 marks. अगर कुछ भी अटेम्प्ट किए हैं, 2-3 भी किए हैं, तो नो डाउट मार्क्स तो मिलने वाले हैं. ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल्सो हाउ टू चैलेंज प्रोविजनल आंसर की. एंड अगर आप इस पेपर को एनालाइज करो, चूंकि अब रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, तो इफ़ यू एनालाइज नो, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं थे. इट्स नॉट दैट मच हार्ड, इट्स कन्फ्यूजिंग. और जिसने भी क्वेश्चंस को सेट किया है उन्होंने सही ऑप्शंस का चुनाव नहीं किया. ओके, क्योंकि ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग, सम ऑप्शंस आर रॉन्ग. एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा भी आंसर हैं. सो उनको इस तरह से क्वेश्चन सेट करना था ताकि हर क्वेश्चंस के एक करेक्ट आंसर हो. CSIR इज़ नॉट लाइक IIT JAM जहाँ मोर देन वन ऑप्शंस होते हैं, या इवन आप तो गेट में भी आ रहे हैं. सो आपको एक ऑप्शन रखना है और परफेक्ट ऑप्शन रखना होता है. यहाँ वैसा नहीं है. सो विल डिस्कस ऑल दैट. बट अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, सो हियर आई हैव द पोल. सो ये 2 चैनल से लिया गया. एक तो मेरा चैनल अर्थोलिक एकेडमी, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में अर्थोलिक एकेडमी चैनल का. 2 चैनल है, अर्थोलिक एकेडमी एंड एक डिस्कशन के लिए अलग टेलीग्राम चैनल है, उसको मैंने आज ही स्टार्ट किया है, तो उसको भी जाओ सब्सक्राइब करो. बिकॉज उस डिस्कशन वाले चैनल पर मैं दूंगा सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ्स. तो ये यहाँ अगर तुम देख सकते हो कि 42% जो पॉपुलेशन है आउट ऑफ 374 वोट्स, तो इतने वोट्स में से 42% ऑफ वोट्स जो हैं जिनका मार्क्स 100 से नीचे आया है. 15% 100 to 110 लाइक दिस यू कैन सी. और एक और ये चैनल है जियो माइंड. यहाँ देख सकते हो 129 वोट्स में से 43% वोट्स इज बिलो 100. यहाँ देखो 42, यहाँ 43. सो बहुत सारे लोग 100 से नीचे हैं. दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स कि क्वेश्चन में या तो बहुत ज़्यादा निगेटिव किया है लोगों ने, या तो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है. बट मैंने इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे थे अपने स्टूडेंट से, अपने जूनियर से, अपने जिसने भी मेरे कोर्स लिए हैं उनसे भी मैंने पूछा. देन आई कम टू नो दैट कि उन्होंने ऐसा नहीं कि कम अटेम्प्ट किया था, उन्होंने अटेम्प्ट ज़्यादा किया बट निगेटिव हो गए बिकॉज क्वेश्चंस थे कन्फ्यूजिंग. और इसका एक और रीज़न है जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जो कि CSIR का ब्लंडर हो सकता है, चांसेस हैं. ओके, सो दैट आई विल डिस्कस लेटर. ओके, एक चीज़ और कि जिसने भी मेरे कोर्स लिए थे उनको मैं एक चीज़ बता दूँ, और वो एटलीस्ट वो ये बात जानते हैं जिन्होंने कोर्स लिया और जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, दे नो अभी तक जो भी आज का पेपर है उसमें से 22 क्वेश्चंस, 22 इज डायरेक्ट फ्रॉम आवर कोर्स. 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उधर हैं, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला क्वेश्चन हो, रेनॉल्ड्स नंबर, या वो न्यूमेरिकल जो कि इस पर था, वर्चुअल टेम्परेचर पर था. बस डेटा अलग है, थोड़ा सा जो डिजिट्स हैं उसको अलग करके सेम चीज़ डिट्टो. या वो जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन हो या HNLC वाला क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चंस थे. तो जिसने भी किया है, और मेरी टीम अभी भी खोज रही है, मे बी विल गेट मोर क्वेश्चंस. सो या अब स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रॉज्बी नंबर का ये क्वेश्चन है. ओके, सो रॉज्बी नंबर एक्चुअली होता क्या है? रॉज्बी नंबर इज ए मेजर ऑफ इनर्शियल फोर्स कंपेयर टू कोरियोलिस फोर्स. करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ये, बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजनल आंसर की ऑप्शन है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन कंपेयर टू कोरियोलिस फोर्स. दैट इज इनकरेक्ट. ये हमेशा इनर्शियल फोर्स टू द कोरियोलिस फोर्स का रेशियो होता है. नाउ इसके लिए एविडेंस भी है मेरे पास. सो ये तो डायरेक्ट फ्रॉम विकीपीडिया. यहाँ तुम देख सकते हो रॉज्बी नंबर इज ए रेशियो ऑफ इनर्शियल टू द कोरियोलिस फोर्स. फॉर्मूला इज दिस वन. ओके, आई हैव अनदर एविडेंस जो कि ग्लोसरी ऑफ मेट्रोलॉजी अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी से लिया हुआ है ये.
सो बेसिकली सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ सेम ऑफ फोर्सेज ओनली, सो फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, सो डायमेंशनलेस नंबर है, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शियल टू कोरियोलिस फोर्स, लिखा है इनर्शियल टू कोरियोलिस फोर्स। ओके, सो इस हिसाब से यहां आपको मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स +2। तो ये तो चैलेंज करो ही आप। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी है 61 और करेक्ट आंसर होना चाहिए ये 243 ऑप्शन आईडी, बट दिया हुआ है 241। मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है। ओके, बताते क्यों। यहां स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, क्वेश्चन आईडी है 192। स्टेटमेंट ए, द नॉर्दर्न अरेबियन सी इज हाईली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। दूसरा, इंटेंस अपवेलिंग अकर्स ड्यू टू द विंटर मॉनसून विंड्स इन नॉर्दर्न अरेबियन सी। ओके, तो हम लोग को बताना है कि अमॉन्ग्स देम विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की, द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नाउ लेट्स सी कि स्टेटमेंट ए ट्रू है कि नहीं। सो स्टेटमेंट ए क्या कर रहा है, नॉर्दर्न अरेबियन सी इज हाईली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग विंटर। ओके, सो ऐसा होता है, इंडिया, यहाँ अरेबियन पेनिनसुला एंड दिस इज अफ्रीका। ओके, सो लाइक दिस, करंट का फ्लो इन विंटर इज दिस वे, करंट ऐसे फ्लो करता है अरेबियन सी में, लाइक दिस। ओके, इसको हम थोड़ा साइड में कर लें ताकि सबको दिखे, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो करता है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, और हम लोग जानते हैं इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो कोरियोलिस फोर्स किधर की ओर लगेगा, राइट। तो इसका राइट क्या होगा, इस डायरेक्शन, इसका राइट इधर, इसका राइट इधर, टुवर्ड्स द कोस्ट। करंट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, जो नेट इकमान ट्रांसपोर्ट है, दैट इज टुवर्ड्स द कोस्ट। और जब टुवर्ड्स द कोस्ट होता है तो क्या होता है, डाउन वेलिंग, एंड डाउन वेलिंग के कारण देर इज नो हाई प्रोडक्टिविटी सिचुएशन, हाई प्रोडक्टिविटी सिचुएशन नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये इंडिया में क्यों हो रहा है, क्योंकि इन इंडियन ओशन, इन अरेबियन और बे ऑफ बंगाल, नॉट इंटायर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इस रीजन में देर इज ए रिवर्सल ऑफ करेंट। विंटर्स में इट मूव्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, ऐसे मूव करता है लाइक दिस, एंड ड्यूरिंग समर्स ये मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू, सॉरी, फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, लाइक दिस। करेंट का पैटर्न चेंज होता है, तो समर्स में होगा अपवेलिंग, क्योंकि करंट का पैटर्न उस समय हो जाएगा रिवर्स। तो यानी तुम कह सकते हो कि अब जो करंट होगा, इट मूव्स लाइक दिस, ये ऐसे मूव करेगा। और इसका राइट क्या, अवे फ्रॉम द कोस्ट। अवे फ्रॉम द कोस्ट मीन्स अपवेलिंग हियर, अपवेलिंग इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी, क्योंकि यहां भी देखो, यहां भी इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे, यहां भी ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको फोटो से देखो, ये त्रुजिलो का बुक में चैप्टर है ओशन करंट, उससे फोटो लिया हुआ है। यहां क्लीन लिखा हुआ है कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून, विंटर मानसून यानी विंटर में आएगा, और विंटर में लो प्रोडक्टिविटी है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था, विंटर में हाई प्रोडक्टिविटी। सी, दिस इज नॉर्दर्न अरेबियन सी, और यहां लो प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि समर में, यहां देखो, समर में हाई प्रोडक्टिविटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इज दिस क्लियर और नॉट। ओके, और यहां देखो, यहां रीजन भी दिया हुआ है, ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून लैक ऑफ अपवेलिंग कंडीशन रिजल्ट्स इन लो कॉन्सेंट्रेशन। यहां अपवेलिंग हो नहीं रहा है, इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन है। ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट अपवेलिंग
of nutrient rich water leading to an increase of concentration of phytoplankton along the coast of Saudi Arabia. This is North Arabian Sea. So यानी हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एट ऑल, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. चलो बुक नहीं मानोगे, रिसर्च पेपर मानोगे. रिसर्च पेपर देखते हैं. रिसर्च पेपर एनआईओ का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, भारत की फॉर ओशनोग्राफी बेस्ट इंस्टीट्यूट ओशंस के लिए. यहां देखो स्टेटमेंट, द अरेबियन सी बिकम्स प्रोडक्टिव इन समर. पढ़ो, नॉट ओनली अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ सोमालिया, अरेबिया एंड साउदर्न पार्ट्स. सो सोमालिया एंड अरेबिया कहाँ है? दिस इज सोमालियन रीजन, दिस इज अरेबियन रीजन, अरेबियन पेनिनसुला. यहाँ क्लियर लिख रहा है कि समर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. यहाँ हम टाइटल दे दिए हैं, यू कैन लिटरली सी. और ये भी नहीं मानोगे तो चलो ये प्लॉट मानोगे. ये देखो हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, यूजिंग क्लोरोफिल ए. ओके, क्लोरोफिल ए बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन के अंदर होता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है. तो हम लोग क्लोरोफिल ए देखते हैं और उसके कॉन्सेंट्रेशन को देखकर हम लोग बताते हैं कि यार दिस रीजन इज प्रोडक्टिव और नॉट. सो यहाँ देखो क्लोरोफिल ए का मैप है. सो ये बी और ये डी. बी का मतलब क्या है, देखो यहाँ बी का मतलब समर मानसून और डी का मतलब विंटर मानसून. ठीक है, हम लोग यहाँ 21 डिग्री नॉर्थ को लेंगे क्योंकि 21 डिग्री जो नॉर्थ है दैट इज नॉर्दर्न अरेबियन सी. ठीक है, तो 21 डिग्री नॉर्थ को देखो, 21 डिग्री नॉर्थ ये गोल वाले सर्कल से, गोल वाला सर्कल्स. ये देखो 0.4 mg पर मीटर क्यूब क्लोरोफिल ए का कॉन्सेंट्रेशन. 1 मीटर क्यूब पानी में इतना क्लोरोफिल ए है. जबकि सेम यहां देखो सरफेस पे कितना मिल रहा है, 21 डिग्री नॉर्थ सर्कल वाला 0.4 से बहुत कम, इट इज क्लोज टू 0.1. अब तो क्लियर हो गया, विंटर में क्लोरोफिल ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. यहाँ 0.4 है और यहाँ 0.1 है. सो 0.4 इज नो डाउट ग्रेटर देन 0.1. इज दिस क्लियर? इतना तो सफिशियंट है. अब तुम ये भी बोल सकते हो कि अच्छा रिसर्च पेपर जो है ये तो सिर्फ 1992 का डेटा लेकर यूज़ कर रहे हैं, तो ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम क्या चीज़ें सेम रहती हैं? तो उसके लिए ये बुक है ना थ्रूजिलो, ये लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ये एक रिसर्च पेपर नहीं है, ये लार्ज पीरियड ऑफ टाइम का बता रहा है. ओके, सो मल्टी डिकेडल लेवल की चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं. ये तो मानो कि ये तो सबके पास है. इसका भी तुमको पेपर का नाम पता चल गया तो सर्च करोगे पता चल जाएगा. और यहाँ समर और विंटर को कंपेयर भी कर दिए इसी पेपर में. सो ये क्वेश्चन आई गेस 4 नंबर का है और यहाँ देखो 4 मार्क्स मिल रहा है. देखो इन्होंने बोला था कि स्टेटमेंट ये ऑप्शन नंबर 767 यानी सी और थर्ड ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. सो नो डाउट बी इज फॉल्स, आई एग्री विद दिस, but A is also false and there is no statement which says that both the statements are false. कोई एक सिंगल ऑप्शन नहीं है जहां दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स बता दे. इसलिए ये ऑप्शन इसके कोई भी सही नहीं होंगे. तो आपने अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है यू विल गेट द मार्क्स इजीली. बस तुमको चैलेंज करना होगा और एक लोग के चैलेंज करने से नहीं होता है. देखो पिछली बार 1000 रुपीज था चैलेंज करने का फी, राइट नाउ इट्स 200 ओनली. तो बहुत 5 टाइम्स कम है. ठीक है, बट दिस टाइम इट्स नॉट रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है. ओके, पिछली बार अगर तुम्हारा 1000 रुपये दिए एंड अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही होता था तो वो तुमको 1000 लौटा देते थे. इस बार लौटाएंगे नहीं, 200 रुपये करके. मतलब ये होता है माइंड गेम्स. माइंड गेम्स कर दिए हैं वो लोग, खेल लिए हैं. सो या बट स्टिल देखो अगर तुम्हारा 4 मार्क्स से अगर रैंक आता है तो तुम ऐसे सोचो कि उस रैंक के कारण यू विल गेट फेलोशिप ऑफ अराउंड 23 lakhs इन 5 years विदाउट ट्रैवलिंग अलाउंस. ओके, उतना मिलेगा. सो 200 रुपये ज़्यादा है या 23 लाख ज़्यादा है, हम तुम पे छोड़ते हैं. चलो नेक्स्ट. ओके, अब ये क्वेश्चन देखो. अकॉर्डिंग टू द PREM मॉडल, प्रेम मॉडल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट
correctly represents the change in the average density and the bulk sound velocity across core mental boundary. अब इसमें कोई ऑप्शन गलत नहीं है, बट द इशू इज इन्होंने सही ऑप्शन दिया 179, बट 178 इन्होंने दिया, सॉरी इन्होंने दिया 180. ओके, इन्होंने 180 दिया है, बट 178 एंड 179 बोथ द ऑप्शंस आर सेम. देखो कोई अंतर नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन सेम ही लिखा है. तो इवन इफ आपने 178 को भी मारा था आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन सेम है. ठीक है, आर गेटिंग माई पॉइंट. अगर 179 मारा तो नो डाउट मार्क्स तो मिलेगा ही, बट अगर 178 भी मारा है मार्क्स मिलेगा, ऑप्शन सेम है क्योंकि. ओके, इज दिस क्लियर? ऐसे मैंने अभी तक 6 लड़कों का मैसेज आया है जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने 178 मार के आए हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं. और एक चीज़ देखो, ये गोल्डन रूल तुमको बता देते हैं, इट ऑलवेज वर्क्स. अगर तुमको किसी साल में ऐसे 2 ऑप्शंस दिखते हैं जो सेम है, गो विथ एनी ऑफ द ऑप्शन. वो क्वेश्चन पक्का चैलेंज होगा और उसमें मार्क्स मिल जाएगा. अगर तुम इसको छोड़ देते, मान लो कि नहीं आ रहा है, तुम छोड़ दिए इसको, तो भाई मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है. लेकिन व्हाट इफ कि नहीं आते हुए भी तुमने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, 2 ऑप्शन सेम है, गलती किसकी है? CSIR की गलती है. आपने ऐसा क्यों दिया? यू कैन आस्क, नो डेफिनेटली, और हर बार ऐसा हुआ है. और एक चीज़ और बता दूं, मैं आज तक इतना बड़ा ब्लंडर CSIR नहीं करता था. मतलब मैंने एक साथ इतने ज़्यादा गलत आंसर्स नहीं देखे आज तक. मैंने फाइंड किया है सिंस 2014 से अभी तक कुछ 22 क्वेश्चन, उतने सालों में 22 क्वेश्चन मुझे मिले हैं. ओके, और इस बार देखो 8-9 क्वेश्चन तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ एक ईयर में. एक ईयर क्या, एक बार, एक ईयर का एक बार, एक साल में 2 होता है, एक ईयर का एक बार. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन सेम प्रॉब्लम. यहाँ देखो ये डेल्टा वाला क्वेश्चन है. यहाँ 663 एंड 664 बोथ द ऑप्शंस आर सेम. तो अगर तुमने कोई भी एक अटेम्प्ट किया है यू विल गेट द मार्क्स, बट चैलेंज करने होंगे. देखो इसमें करेक्ट आंसर दिया है 664. अगर से तुमने 663 अटेम्प्ट किया है तो तुमको उसका मार्क्स दिखा नहीं रहा होगा कि अरे आपने गलत अटेम्प्ट किया है, बट तुम यहाँ चैलेंज कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन सेम है. सो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन. या एक्चुअली इट्स नॉट दिस ये होगा, ये ऑप्शन सेम है, बीच वाला नहीं. सॉरी, थोड़ा सा फ्लो में हो जाता है. ओके, क्लियर. 662 एंड 664 देख रहे हो, सारी चीज़ें सेम है. ओके, चलो यहाँ से भी तुमको मार्क्स मिल गए. आगे चलते हैं. अब ये इन्होंने क्यों गलती किया, आई डोंट नो. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स इज कॉज्ड बाय लिक्विफैक्शन. ओके, तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि लिक्विफैक्शन होता क्या है. सो लिक्विफैक्शन इज बेसिकली अ फेनोमिना जिसमें सॉइल की स्ट्रेंथ, स्टिफनेस ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक, बाय सेकिंग ऑफ अर्थक्वेक और एनी रैपिड लोडिंग. लिक्विफैक्शन होता क्यों है? सो ये तब होता है जब सॉइल सैचुरेट हो जाए, यानी सॉइल में ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट रहे ना, उसके बीच में वाटर आ जाए. सो यहाँ अगर वाटर आ जाए ग्रेन टू ग्रेन के बीच में, सो दैट इज soil in which space between the individual particle is completely filled with the water, then only liquefaction occurs. Okay, तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट है जो लिक्विफैक्शन के कारण होता है, कॉज्ड बाय लिक्विफैक्शन, जिसका कारण लिक्विफैक्शन नहीं होता है, जो खुद लिक्विफैक्शन के कारण होता है, जो लिक्विफैक्शन का रिजल्ट होता है, ये पूछ रहा है, रिजल्ट ऑफ लिक्विफैक्शन. ओके, सो इनके हिसाब से क्विकसैंड, ओके आई एक्सेप्ट क्विकसैंड होता है, बट व्हाट अबाउट दिस लहर? लहर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिक्विफैक्शन. देखो लहर के जो है देयर आर सम अदर रीजन्स टू. हम मानते हैं कि देखो यहाँ देखो रीजन्स दिया हुआ है,
ट्रिगरिंग मैकेनिज्म ऑफ लहर। लहर पहले तो हम लोग ये समझेंगे लहर होता क्या है। सो लहर इज बेसिकली इंडोनेशियन टर्म है जो कि वोल्केनिक मड फ्लो के बारे में। ओके, सो वोल्केनिक मड फ्लो इन इंडोनेशिया इज नोन एज लहर। अगर मड फ्लो हो रहा है वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, देन इट इज कंसिडर्ड एज लहर। ओके, सो बेसिकली दिस लहर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द टेफ्रा जनरेटेड बाई दिस थिंग वोल्केनो। इसमें होता है वेट कॉन्क्रीट्स होते हैं एंड ये फ्लो डाउन करता है अलोंग द स्लोप्स ऑफ वोल्केनो और डाउन द रिवर वैली एट अ रैपिड स्पीड सिमिलर टू फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। सो आप सोचो कि अचानक से पानी की जगह यू हैव डेब्रीज ऑफ मड, यू हैव डेब्रीज ऑफ टेफ्रा विच इज मूविंग डाउन अलोंग द स्लोप, दैट इज कॉल्ड लहर। ओके, बट जो लहर है यहां तुम देखो क्यों, ये सब ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है। तो लहर लिक्विफैक्शन के कारण भी मूव नीचे कर सकता है। अब मड क्यों नीचे जा रहा है? वाई इट इज गोइंग डाउन? बिकॉज इट इज सैचुरेटेड विद द सॉइल, सॉरी इट इज सैचुरेटेड विद वाटर। जो भी सॉइल है उसका, टेफ्रा है, वॉट एवर इट इज, मड फ्लो मड है, वो एकदम सैचुरेट हो चुका है, दैट्स वाई इट इज गोइंग डाउन। सो यहाँ देख सकते हो कि अर्थक्वेक के कारण भी underneath the close to the volcano can shake material loose and cause it to collapse, triggering the lahar avalanche. Okay, earthquake कारण rainfall बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, so that rainfall leads to liquefaction and that liquefaction leads to finally lahar formation. Okay, so यहाँ देखो लिख रहा है कि फ्लड के कारण, a flood caused by glacier, lake breakout, heavy rainfall can generate लहर, also called glacialons, उनके अदर्स नाम भी हैं। सो यहाँ देखो एक यहाँ here this earthquake, this snow and glacier, these all leads to what? Saturation of mud, और इससे volcanic material डाउन द स्लोप जा रहा है। इन चारों कंडीशन से लिक्विफैक्शन के लिए वाटर चाहिए, राइट? और लिक्विफैक्शन में क्या होता है? बस रिजिडिटी आप खत्म कर दो, जो स्ट्रेंथ, जो स्टिफनेस है सॉइल का, उसको रिड्यूस कर दो। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, रैपिड लोडिंग। सो ऑल दीज रीजन्स आर रिलेटेड टू लिक्विफैक्शन ओनली, नो। और इसके लिए मेरे पास एविडेंस भी है। एविडेंस नंबर 1, यूएसजीएस, यूनाइटेड सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। यहाँ तुम देख सकते हो, ये स्टेटमेंट तुम पढ़ सकते हो कि दिस लहर कैन ऑकर्ड बाई रैपिड मेल्टिंग ऑफ स्नो and ice during the eruption by liquefaction of large landslides. So liquefaction हो रहा है। यहाँ देखो, ये देखो मेल्टिंग से, यहाँ लिख तो रहा था कि मेल्टिंग हो जाए, that leads to saturation of soil and that leads to finally liquefaction. रेनफॉल से हो सकता है saturation, so there are various reasons. फिर I have another one, wait where it is, एक और था मेरे पास एविडेंस, sorry I'm not getting now. ओके, मैं एक और डाला नहीं हूँ, बट एक और है, आई विल ऐड टू द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो लहर आप समझ गए। अब मेरा ये कहना है कि सिर्फ क्विकसैंड नहीं होगा, ये भी होगा। लहर जनरेट होता ही क्यों है? अभी मैंने बताया, लहर बेसिकली होता है व्हेन वोल्केनो या रिवर वैली के अलोंग रैपिड मूवमेंट होने लगे अलोंग द स्लोप, टेफ्रा का या मड का, और ये मड मिक्सचर ऑफ वाटर के साथ होता है, यानी दैट मड इज सैचुरेटेड लाइक इन लिक्विफैक्शन। वहाँ भी सैचुरेटेड है सॉइल, यहाँ मड सैचुरेटेड है। ओके, वोल्केनिक मड फ्लो, बोथ आर सैचुरेटेड ओनली। ओके, सो दैट्स वाई लहर कैन बी ऑल्सो करेक्ट, ये सही हो सकता है। देयर आर 2 ऑप्शंस विच इज करेक्ट। और तुम जब चैलेंज करने जाओगे, वहाँ देखो रूल्स में लिखा हुआ है कि इफ़ यू थिंक पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ मोर देन 1 आंसर, यू कैन टिक। जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा आप टिक कर सकते हो। सो अगेन यहाँ से मार्क्स मिलेगा। यहाँ एक और एविडेंस था, मैं भूल रहा हूँ, बट यूएसजीएस इज अगेन लेजेंडरी वेबसाइट है यूएसजीएस का, क्वाइट इनफ। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो हियर मैच द जियोमॉर्फिक फीचर विद द डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस. सो देखो इसके अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन 633. अकॉर्डिंग टू दिस जो संदूर है वो ग्लेशियर फ्लूवियल है. माना ये सही है, संदूर ग्लेशियर फ्लूवियल होता है. बट व्हाट अबाउट केटल होल? इसके हिसाब से बी एन के साथ जाना चाहिए, यानी केटल होल ग्लेशियल फीचर है. बट इन रियलिटी केटल होल ग्लेशियल ना होकर ग्लेशियो फ्लूवियल है. ओके, नाउ व्हाट इज ग्लेशियो फ्लूवियल फर्स्ट? देखो ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ ग्लेशियल मेल्ट वाटर. जहां सॉलिड ग्लेशियर इफेक्ट नहीं कर रहा है, जहां स्नो और आइस की मेल्टिंग से लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हों, चाहे वो लैंडफॉर्म इरोजनल हो या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो, वट एवर इट इज, इट शुड बी बिकॉज ऑफ मेल्टेड आइस, मेल्टेड स्नो. इन सिंपल वर्ड्स दैट इज ग्लेशियर फ्लूवियल. केटल जो होल जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेल्ट वाटर. इट्स अ ग्लेशियर फ्लूवियल फीचर. अब केटल होल होता क्या है ये भी देख लेते हैं. सो बेसिकली दिस केटल होल्स आर डिप्रेशंस इन द आउटवाश प्लेन. अगेन आउटवाश प्लेन में क्या तुमको मिलेगा? ग्लेशियर फ्लूवियल एक्टिविटी के कारण फॉर्म लैंडफॉल. ये आउटवाश प्लेन है, ये सिंपल क्लियर हो जा रहा है आउटवाश वर्ड से ही. सो बेसिकली दिस केटल होल्स इज अ फीचर इन द आउटवाश प्लेन फॉर्म बाई रिट्रीटिंग ग्लेशियर. जब ग्लेशियर रिट्रीट करे, कब रिट्रीट करता है ग्लेशियर? जब नेट मेल्टिंग ज़्यादा हो, नेट एक्यूमुलेशन से, यानी मेल्टिंग ज़्यादा हो रहा है, यानी अगेन ग्लेशियर फ्लूवियल फीचर. तो जब ग्लेशियर रिट्रीट करे और ड्रेन आउट करे, इन दैट केस कुछ ब्लॉक्स डेड आइस के रह जाते हैं उस आउटवाश प्लेन में. इस आउटवाश प्लेन में कुछ ब्लॉक्स रह जाएंगे ऐसे आइस के, और ये फिर मेल्ट करेंगे और यहाँ ये इतने हेवी होते हैं कि देयर इज अ डिप्रेशन फॉर्म और इसी में इनका पानी जमा हो जाता है. सो विच बिकम्स सराउंडेड बाई सेडिमेंट डिपोजिटेड बाई मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स. ओके, इस तरीके से ये बनते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस केटल्स आर form as a result of block of dead ice left behind the retreating glacier. ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है और यहाँ कुछ आइस के बड़े बड़े चंक्स रुक गए. सो दिस इज ग्लेशियर फ्लूवियल फीचर. नो, अब देखो, अब इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बी का पी और डी का पी दोनों का पी हो. यानी डी का पी तो मिल रहा है बट बी का पी यहाँ मिल रहा है और इसमें डी का पी नहीं है, इसमें डी का एम है. संदूर इज नॉट अ पेरी ग्लेशियल फीचर, इट्स अ ग्लेशियो फ्लूवियल फीचर. सो और मेरे पास इसके लिए देखो रिसर्च पेपर है फ्रॉम डायरेक्ट साइंस. यहाँ सिंपल लिखा हुआ है केटल होल्स आर द डिप्रेसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव मेल्टिंग आउट ऑफ आइसोलेटेड आइस ब्लॉक्स. सो मेल्टिंग आउट लिख दिया, दैट मीन्स ग्लेशियर फ्लूवियल. यहाँ भी देखो डिपोजिटेड एंड बरीड इन फ्लूवियो ग्लेशियल प्लेन्स. फ्लूवियो ग्लेशियल प्लेन्स में ये फॉर्म होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्लेशियर फ्लूवियल या फ्लूवियो ग्लेशियर, थिंग्स आर सेम, मोर और लेस सेम. नेक्स्ट चलते हैं, एक और एविडेंस देख लेते हैं. यहाँ देखो ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म बुक से लिया हुआ है. ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, इसमें तुम देखो ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में तुम यहाँ देख सकते हो केटल्स. इट्स अ बाउल शेप डिप्रेशन. यहाँ देखो लिख रहा है इन द ग्लेशियल सेडिमेंट लेफ्ट व्हेन द डिटैच्ड और बरीड ब्लॉक ऑफ आइस मेल्ट्स ऑफन कंटेन्स अ पॉन्ड. सो ये क्या है? ये ग्लेशियर फ्लूवियल लैंडफॉर्म का टेबल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होगा यहाँ? ग्लेशियर फ्लूवियल होगा ना. केटल होल क्या होगा? बी गोज विथ पी. सिंपल. एक तो रिसर्च पेपर मैंने दे दिया, एक बुक का दे दिया, दोनों जेन्युइन है. सो यू कैन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो ये भी नहीं मानोगे, ये मानोगे? ये है वो नेशनल ज्योग्राफी का वेबसाइट से लिया हुआ है. सो फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में देखो यहाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है केटल्स, फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स. समझ में आया? तो तीन एविडेंस. एंड अगर आपके पास सब लोग सिर्फ एक एविडेंस को मत देना. अगेन लिसन माय पॉइंट कि सब लोग सेम एविडेंस को मत देना. इससे चेंजेस, इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग दो. मतलब सपोज यू आर हैविंग एनी बुक, तुमको ये जीबी महापात्रा के फिजिकल जियोलॉजी वाले बुक में मिल जाएगा,
इट इज़ देयर इन समरफील्ड बुक। समरफील्ड का बुक में देखोगे वहाँ भी लिखा हुआ है। तो तुम्हारे पास जो भी है, क्योंकि मेरे पास अब किताब नहीं है, मैंने सारे किताब से रख दी, नाउ आई एम रिसर्च स्कॉलर, सो हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। तो तुम ये भी डालो, अदर भी डालो, अपने बुक्स को भी निकालो, फ्रॉम वहाँ से लो, वो सारे को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो। जितने डिफरेंट सोर्स होंगे वो उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग फाइनली इसको चेंज करें, क्योंकि सिर्फ एक पेपर गलत हो सकता है, बट थाउजेंड ऑफ पेपर्स जब अलग अलग स्टूडेंट से आए, अलग अलग बुक्स हैं, देन उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट? सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, नो? ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो भी बनाया है इसमें कुछ उन्होंने गलती किया, बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया। देखो, यहाँ फोटो को देखकर हमको पता लगाना था क्लासियल फीचर, सारे फीचर सही हैं एक्सेप्ट ए। अब ये जो एरो का पॉइंट है, ये ध्यान से देखो, हम इसको जूम कर रहे हैं, ये एरो का पॉइंट यहां खत्म हो रहा है। ओके, अब ये पॉइंट इस एरीट को भी बता सकता है ये क्या है, ये बोलोगे ना दिस इज एरीट। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि नो नो, ये एरो को यहां तक अगर लाते तो ये तो भाई स्पर्स को बता रहा है, स्पूर लाइन्स, ट्रंकेटेड स्पूर लाइन्स। सो सी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज दिस। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी किया, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, दिस एरो इज शोइंग दिस लाइन, दिस इज एरीट। ओके, कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इस एरीट को कॉम भी करते हैं ना, ग्लेशियर ऐसे, ये होता है ना एरीट, ये ऐसे, ये जो होता है दो साइड जब मिले तो दैट इज एरीट, राइट? सो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि नो इट शुड बी एरीट, बट अगेन लोग कंफ्यूज हो गए। अब इसको हम लोग चैलेंज तो नहीं कर सकते, बट अगेन ये उनकी मिस्टेक है, उनके मिस्टेक कारण हमको इश्यूज हो रहे हैं। ओके, सो इट्स ऑन यू, इफ यू हैव लाइक, तुमको अगर लगता है कि 200 रुपये उतने ज़्यादा नहीं है, जो कि रियल में ज़्यादा नहीं है, यू कैन चैलेंज टू। और ये उनको ही चैलेंज करना चाहिए जो इस क्वेश्चन को पहले तो अटेम्प्ट किए हैं एंड देन वो इसके जगह ये मार दिए हैं। सो कर लो, क्या पता इससे नंबर बढ़ जाए, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, एकदम फोटो में दिख ही नहीं रहा है। बाकी सारे फीचर्स समझ में है, ये हॉर्न है, ये समझ में आ रहा है, टार्न है, ये हैंगिंग वेल एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस? और इतना क्लिफ ट्रंकेटेड स्पूर्स पर। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है इनको बहुत लोगों को लग रहा है कि गलत है, बट लेट मी क्लियर यू। ओके, तुमको प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं। इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो बहुत लोगों ने ये मारा है, ओशन सरफेस करेंट एंड सरफेस वेव कैन ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस वन, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल की ऑल्सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विल डिस्कस वाई। यहां देखो, ये कहीं नहीं लिखा है कि ओशन सरफेस करेंट एंड सरफेस वेव मस्ट ट्रेवल, मस्ट वर्ड इज नॉट यूज्ड, अवश्य होगा ये नहीं दिया है, कैन दिया है। इट कैन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वेव कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी टाइडल वेव जो कि towards the coast, away from the coast, high tide, low tide, you know, it can be tsunami waves, it can be rogue waves, it can be rip current, rip current, rips are actually currents. So yeah, it can be swells, बहुत डायरेक्शन में जा सकता है, करंट के डायरेक्शन में भी जा सकता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट अगर यहाँ मस्ट दे देता देन इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइट नाउ इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि ये होगा, नहीं, ऐसा गलत है। तुम कैन को देखो ना, ये छोटी मिस्टेक्स। ओके, सुनामी एंड टाइड्स आर शैलो वाटर वेव्स, एवरीबॉडी नोज, बोथ आर शैलो वाटर वेव्स। वाटर पार्टिकल, ये तीनों, ये दोनों तो आसान है, सब कोई जानता है। व्हाट अबाउट दिस? द वेव रिफ्रैक्शन एट अ सी सरफेस ऑकर्स व्हेन द वेव अप्रोच पैरेलल टू द कोस्ट। ये गलत है। पैरेलल टू द कोस्ट अगर आता है कोई भी वेव, दैट नेवर लीड्स टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है? जैसे ये हेडलैंड है एंड दिस इज बे, दिस इज बे, यहां रिफ्रैक्शन होगा हेडलैंड पर,
और ये परपेंडिकुलर आते हैं, यहाँ आने पर कन्वर्ज होने लगते हैं, बट इन द ओपन ओशन इट इज परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ इरोजन होगा, दिस रीजन में इरोजन होगा, ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। और यहाँ डिपोजिशन होता है इस रीजन में। सो बे में डिपोजिशन होगा, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट बीच। यहाँ होगा इरोजन हेडलैंड पर, एंड इट इज ऑलवेज रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट्स नॉट पैरेलल। ओके, पैरेलल नहीं होता है। लॉन्गशोर करेंट्स आर पैरेलल टू द कोस्ट, रिप करेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द कोस्ट। ये चीज़ें याद रखो। अब ये क्वेश्चन में भी बहुत लोग गलती किए हैं। देखो, कभी कभी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं और उस कॉन्सेप्ट को, जैसे HNLC देखें, अच्छा आयरन याद आ गया, सबको आयरन याद आ गया, और बस बिना इसको फर्स्ट ऑप्शन को समझे मार दिए, वहाँ जाकर बिना समझे किए गलती करके आ गए। सो HNLC क्या होता है? हाई न्यूट्रिएंट लो क्लोरोफिल रीजन। यानी हाई न्यूट्रिएंट कहने का मतलब ये नहीं कि सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में है उस रीजन में। सो ये HNLC रीजन बेसिकली साउदर्न ओशन में है। ओके, वहाँ न्यूट्रिएंट्स हाई हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाई हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हाई हैं, बट माइक्रो नहीं। जैसे ह्यूमन बॉडी को मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हम लोग कॉपर मग में क्यों पानी पीते हैं, कॉपर के बॉटल में क्यों पानी पीते हैं? क्योंकि कॉपर इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट और हमारे बॉडी में जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको हम लोग ऐसे 100 ग्राम्स नहीं खा सकते हैं, पॉइजनिंग हो जाएगी। ओके, बॉडी हम लोग मर सकते हैं। बट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बहुत अमाउंट में लेते हैं। प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें बहुत खाते हैं। वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट मैक्रो है उतना इंपॉर्टेंट माइक्रो भी है। ओके, सो जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइटोप्लैंक्टन, चाहे वो ट्रॉपिकल में हो या साउदर्न ओशन में हो, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट साउदर्न ओशन के साथ सीन क्या है कि वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, बेसिकली आयरन की कमी है। और आयरन आता कहाँ है ओशंस में? देखो, साउदर्न ओशन अंटार्कटिका के चारों ओर, अंटार्कटिका इज हैविंग आइस शीट, सो कवर्ड विद द आइस शीट। सो वहाँ बहुत फ्यू रीजन्स हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं टू द डायरेक्ट विंड्स। तो अगर ऐसे रीजन्स हैं ही नहीं तो दैट मीन्स यहाँ से सेडिमेंट तो जाएगा नहीं ओपन ओशन में, बिकॉज इट इज हैविंग कवरिंग नो ऑफ आइस। ठीक है, हम अंटार्कटिका पे ही वर्क कर रहे हैं, मेरा रिसर्च इज ऑन अंटार्कटिका, हम कोस्टल रीजन्स पे काम कर रहे हैं अंटार्कटिका के, अंटार्कटिका आइस शीट, सो आई नो बेटर। सो सीन क्या है कि अगर इस पर आइस कवरेज है तो यहाँ से सेडिमेंट को तो उड़ाएगा नहीं। तो अब सेडिमेंट, आयरन आता है सेडिमेंट के थ्रू, डस्ट पार्टिकल, वैसा सेडिमेंट जो डस्ट से आए, जो एओलियन मेथड से आए। ओके, सो ये चीज़ें कहाँ ज़्यादा डिपोजिट होता है? जैसे सहारा के बगल में अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन के सेंट्रल रीजन में भी तुमको मिलेंगे डस्ट। क्यों? क्योंकि सहारा से सेडिमेंट्स उड़ के जा रहे हैं और उसमें से डस्ट, बेसिकली आयरन कंटेनिंग डस्ट ओशन में गिर रहा है और वहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। साउदर्न ओशन देखो लैंड से बहुत दूर है, नज़दीकी लैंड इज अंटार्कटिका, इससे उसके बाद कौन सा लैंड है? तुम साउथ अमेरिका देखो और फिर ये ऑस्ट्रेलिया देखो, दीज आर द नॉट सो क्लोजेस्ट एज अंटार्कटिका, इतने भी क्लोजेस्ट नहीं। वहाँ के सेडिमेंट्स उड़ के आ पाते नहीं हैं, इसलिए आयरन की वहाँ कमी है। सो वी कैन से दैट आयरन का डिफिशियंसी के कारण साउदर्न ओशन में डाइएटम्स उतने होते नहीं, ठंडे रीजन्स में डाइएटम्स होते हैं उधर साउदर्न ओशन में। ओके, सो वहाँ इवन इफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत हाई है, क्लोरोफिल बहुत कम है, लो क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट्स इतना होते हुए भी क्लोरोफिल बहुत लो है। कारण मात्र एक, लिमिटिंग एजेंट आयरन। आयरन एक लिमिट कर दे रहा है फोटोसिंथेसिस को, इवन इफ सनलाइट इज सफिशिएंट, सब चीज़ अच्छा है, बस हमारे बॉडी में जैसे कॉपर की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, हम लोग को हो जाता है ना आयरन के कैप्सूल्स खाते हैं, जिंक कैप्सूल्स खाते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दैट ओनली। उनके मेटाबॉलिज्म के लिए फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स दिस आयरन इज इंपॉर्टेंट। सो बहुत लोगों ने ऑप्शन 1 मार दिया, क्यों? क्योंकि उनको HNLC के बारे में बस ये याद था कि हाँ इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू आयरन, मार दो। नो, आयरन फर्टिलाइजेशन मेथड को पढ़ो, गूगल करो, यू विल कम टू नो एवरीथिंग। सो
ये दे रहा ना, फॉर्म्ड एज आयरन इज कंज्यूम्ड बाय हाई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। यहाँ तो आयरन की कमी है, तो ये कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग यही है, आयरन की ऑलरेडी कमी है, तो ये कंज्यूम कैसे कर रही है? ये कंज्यूम कर सकते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस, बट फोटोसिंथेसिस तभी ज़्यादा होगा जब आयरन होगा। सो या ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, द रीजन ऑफ लो माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और लो कॉन्सेंट्रेशन में। प्रीवियसली भी HNLC पर आज तक 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। पहले वो लोग आयरन को पूछते थे, अब उसको कंसीडर कर लिए कि यस इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, हम ऐसे पूछेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ CSIR आस्क। इतना वाइड सिलेबस, ओके, यू जस्ट थिंक, इतना सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसलिए क्वेश्चंस में इतनी गलतियां होती हैं। एक साइंटिस्ट नहीं करता। आज तुमको मैं बताता हूँ कैसे होता है सेट। सो हर साल CSIR जब कंडक्ट होता है, उसकी एक एग्जामिनेशन टीम होती है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली टीम का काम है क्वेश्चन सेट करके NTA को देना, NTA उसको फिर ऑनलाइन मोड में कराता है। बट ये लोग सेट कैसे करते हैं? अब जैसे कि जो हमारा एग्जामिनेशन कमेटी होगा, उसमें हर फील्ड के एक हेड को रखा जाएगा, जैसे फिजिकल ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, अर्थ साइंसेज, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इतना वाइड है। सो सबके हेड्स रहेंगे। वो लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक MOES, CSIR लैब्स, इसरो लैब्स, उनको उनके हेड्स, जो भी उस जगह के हेड होंगे, जैसे फिजिकल ओशनोग्राफी के कोई हेड है, कोई जियो फिजिक्स के हेड हैं, उनको भी जाता है कि यू सेलेक्ट सम क्वेश्चंस, आप हमको भेजो। सो पूरे इंडिया से ऐसे क्वेश्चन जाते हैं एग्जामिनेशन कमेटी के पास। बट इवन इफ इन्होंने भेजे हैं, इनको भी ये कंफर्म नहीं होता कि मेरे क्वेश्चन वहाँ सेलेक्ट होंगे। ये लोग क्वेश्चन बहुत लार्ज अमाउंट में भेजते हैं, उसमें से कोई 130 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। ओके, सो ऐसा है। सो दैट्स वाई चीज़ें होती हैं गलत, और ये गलत इसलिए है क्योंकि सी इट्स ऑल रिसर्च चेंज होते रहता है, इट्स नॉट द सेम। साइंस, समझ रहे हो ना, साइंस में बदलाव आते हैं, रिसर्च नया होगा, नया तरीके से सर्च करोगे, यू विल गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। ओके, सो ये अब देखो ये क्वेश्चन है। अब एक ने बोला कि बेसिकली 2 लोगों ने बोला कि ये ऑप्शन जो है ये 6 है, और यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। सो इसको भी चेंज करा सकते हैं क्या? तो नहीं, आप इसको चेंज नहीं करा सकते। अगर कराओगे कुछ 200 रुपये बर्बाद होंगे, तो डोंट गो विद दिस। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मे बी NTA के एंड पर हुआ हो। आई एक्सेप्ट, ये साइंटिस्ट का गलती नहीं है, NTA से गलती होती है। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत लोगों ने ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके आए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई। इतनी बार मैंने वीडियोस में बताया है। सो बेसिकली स्टेशनरी फ्रंट डजेंट मूव, बिकॉज क्यों स्टेशनरी फ्रंट मूव नहीं करता? सो उसके लिए पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म्स व्हेन कोल्ड फ्रंट, इधर से कोल्ड फ्रंट है, और वार्म फ्रंट स्टॉप्स मूविंग। 2 फ्रंट मूव करना बंद कर दे, तब स्टेशनरी फ्रंट बनता है। स्टेशनरी है, रिजिड है एक जगह पर। दिस हैपेंस व्हेन 2 masses ऑफ एयर आर पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर। यस, ट्रू, बट नाइदर इज पावरफुल इनफ। ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा है। सो नेट मूवमेंट इज 0, दैट इज स्टेशनरी। बट एक चीज और, इस केस में भी ये विंड ब्लो करता है पैरेलल टू द फ्रंट। अब जैसे एक फ्रंट इधर से है, एक फ्रंट इधर से लग रहा है, तो ये विंड पैरेलल टू द फ्रंट मूव करेगा। समझ रहे हो ना? इसको इस तरीके से समझो। तुमको याद है ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स, मिड ओशियानिक रीजन्स में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हम लोग को दिखने को मिलते हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। उसमें क्या हो रहा है? अलोंग द मूवमेंट हो रहा है, ना ये इसको धक्का दे रहा है ना ये इसको धक्का दे रहा है, बस उसके अलोंग वो मूव कर रहे हैं। सो लाइक दिस ओनली, विंड ब्लो पैरेलल टू द फ्रंट इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलरली ये पैरेलल मूव करने लगते हैं, इसके कारण ही वो एक प्लेस पर बना रहता है। ओके, एंड दिस स्टेशनरी फ्रंट में स्टे फॉर सम डेज, कुछ देर के बाद अपने आप डेसिपेट कर जाता है। सो द करेक्ट आंसर, एंड जो कि प्रोविजनल की में भी है, वो ये नहीं है, विच इज हियर विंड ब्लोज पैरेलल टू द फ्रंट। ओके, ये होगा 234। ये जो इक्वल स्ट्रेंथ है ना, इसके कारण ये गलत हो जा रहा है। सो द
करेक्ट आंसर इज दिस वन। बहुत लोग ये किए हैं, अगर आप ये कर रहे हो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, इसको चैलेंज मत करना। ओके अब थोड़ा प्रमोशन हो जाए। ओके राइट नाउ 11:30 सुबह से काम कर रहे हैं। सो बेसिकली देखो अभी क्या है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स अभी भी बताने वाले हैं, मे बी उससे बहुत इंक्रीज हो। बट बिफोर दैट व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो तुमने गेट का एग्ज़ाम दे दिया, तुम्हारे पास भी आंसर, तुमको ये भी मालूम चलेगा कितने मार्क्स हैं, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। ओके सो यू नो कि व्हाट इफ कि ONGC ना हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जितना मेरा नंबर है ONGC के लिए व्हाट यू वांट, अगर जनरल हो तो टॉप 50 एटलीस्ट। ओके सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नो कि तुम ONGC में हो कि नहीं, तुमको अभी तक तुमको खुद मालूम है कि तुम कितने पानी में हो। अब नेक्स्ट गेट कब होगा, अगले साल, ठीक है, अराउंड 1 ईयर वी है। GSI का पेपर ऑलरेडी फर्स्ट हो चुका है, प्री हो चुका है, तुम्हारे पास पेपर भी हैं, ऑफलाइन मोड था तो पेपर है हार्ड कॉपी। सो एज ऑफ नाउ तुमको ये भी मालूम है कि मैंने कितना करके आया है, तो क्या मेरा मेंस में सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, ये तुम जानते हो। ओके और GSI में भी इतना ज़्यादा भी सीट नहीं आ चुका है, जो लग रहा है कि बहुत सीट आ चुका है। सो स्टूडेंट भी बहुत हैं। ओके लेट मी टेल यू वन थिंग। सो अब क्योंकि ONGC वाले भी उधर अब जाएंगे, CSIR वाले भी मूव करेंगे, तो सब ने दिया है, और जिसने भी मेंस दे दिया है, प्री दे दिया है, दे नो कि वो कितने पानी में है। तो अब या तो तुम इस चीज़ के लिए वेट करो कि अरे मेंस का रिजल्ट आएगा, सॉरी प्री का रिजल्ट आएगा इन द मंथ ऑफ मार्च, तो तब तक हम लोग देख लेते हैं। अगर आ गया तो नो डाउट, अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है प्री का तो हम तो बोलेंगे कि GSI का फिर मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे पास CSIR का एक और ऑप्शन है, जून में है फिर दिसंबर में है, बट GSI साल में एक ही बार आता है। लेकिन वो तभी करो जब तुमको आज ही लग रहा हो कि हाँ मेरा हो जाएगा प्री। बहुत मतलब लोग जानते हैं कि होना है कि नहीं, अपने अपने स्कोर को देखकर, अपना अपना जो आपके पास पेपर है यू नो कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, दैट इज़ प्योर जियोलॉजी। ओके सो तुमको अब तक मालूम हो चुका होगा। अगर तुमको लगता है 1% चांस भी कि नहीं हो रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिलीव मी, डोंट वेस्ट योर टाइम। यू हैव सम 100 days to 110 days फॉर नेक्स्ट CSIR जो कि जून में होने वाला है। तुम देखो 18 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था लाइफ साइंस का CSIR का, उन्होंने 3 दिन में 22 तारीख को मतलब दे दिया, 3 से 4 दिन में प्रोविजनल की दे दिया। कितना फास्ट अभी चल रहा है। सो जून ऑन टाइम होने वाला है, ये तुरंत रिजल्ट आएगा। सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मार्क स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, 15 days मैक्स टू मैक्स। ओके मतलब दूसरे मार्च में लेके चलो कि 2nd वीक तक पक्का आ जाएगा। तो करना क्या है, दिस इज़ द टाइम। मैंने अभी ऑफ़र लाया है, आप फ्लैट 5500 को लगाओ, ये कूपन आपको 8500 पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, 5500 का। 3000 में आपको इतने सारी आइटम्स मिलते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी तक तो 22 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ गए। ओके मेरे वीडियोस देख लो यूट्यूब पर, 40% सिलेबस कंप्लीट। वीडियो देखो, अब वीडियो देखने के बाद सॉल्व कहाँ करोगे, तो यहाँ करोगे। वीडियो देखो यहाँ सॉल्व करो, गो फॉर इट। और ये जो लिमिटेड है, दिस सीट्स आर लिमिटेड। 3000 में फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ये सिर्फ मिलने वाला है, उसके बाद नहीं मिलने का। सो राइट नाउ जाओ बुक करो। ओके अब आते हैं ब्लंडर मिस्टेक्स। ओके बट एक देखो मिस्टेक जो है बहुत ब्लंडर है, अगर वो ट्रू है देन सबको मार्क्स मिलने वाला है। बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस हाउ टू चैलेंज आंसर की। ओके सो आप टाइमिंग देख चुके हैं, 25 तारीख लास्ट डेट है। तो देखो अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस बोले हैं उसके लिए मैंने प्रूफ दिए हैं, ठीक है। मैं डिस्कशन ग्रुप में अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक है, जाओ टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करो, वहाँ भी सारे मैं दे दूंगा। और अगर तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन जहाँ डाउट हो रहा है, मुझे अभी भी 4 क्वेश्चंस हैं, 4 या जिसमें 2 पर तो हम कन्फर्म है कि उनको भी चेंज करना चाहिए। ओके बट थोड़ा टाइम के शॉर्टेज के कारण मैं 6 बजे अभी लैब से आया था मैं, सो थोड़ा टाइम के शॉर्टेज के कारण मैंने उन्हें नहीं डाला, बट वो भी चीज़ें आएंगी कल। तो जाओ
उस ग्रुप में डिस्कस करो। तुम लोग उस ग्रुप में फर्स्ट काम ये होगा कि तुम लोग और ज़्यादा डालो प्रूफ्स। मैंने जो प्रूफ्स दिए हैं, आपको तुमको मालूम है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है, प्रूफ खोजना 2 सेकंड का काम है। आप जाओ कोई भी बुक खोलो, जियोमॉर्फोलॉजी का मिल जाएगा। तो बड़े बड़े बुक्स है, समरफील्ड, बड़े बड़े बुक्स, ग्लोबल टेक्टोनिक्स की बुक ले लो, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था उधर। तो वट एवर आई एम सेइंग इज कि ऐसे बड़े स्पेसिफिक बुक से उठाओ, स्क्रीनशॉट लो, डालो वहाँ। क्योंकि अगर हम सारे स्टूडेंट सेम ये प्रूफ को भेजते हैं तो उससे इशू हो सकता है, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट भेजेंगे चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। पिछले साल भी मैंने एक क्वेश्चन चेंज कराया था, 4 मार्क्स का चेंज हुआ था, सारे को पैसे भी लौटे थे। लास्ट टाइम था पैसे लौटने का सिचुएशन, बट दिस टाइम इट्स नॉट लाइक दैट। सो या, जाओ डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जाओ फॉलो करो, गो फॉर इट। एंड हाउ टू चैलेंज आंसर की, आपको करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना है। उसके बाद चैलेंज आंसर की का ऑप्शन आता है, वहाँ क्लिक करना है। आप जब क्लिक करोगे, करेक्ट ऑप्शन के बगल में आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सो यहाँ देखो दिया हुआ है कि या तो आप एक सेलेक्ट करते हो या तो मोर भी सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आपको लगता है किसी ऑप्शन में 2 करेक्ट आंसर है, देन गो फॉर बोथ। ओके, ये भी सही है बट ये भी सही है, और उसके लिए तुमको एविडेंस देना होगा। जो भी सही उसमें है उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। सो आप, ठीक है, अगर 2 ऑप्शन है तो दोनों का एविडेंस दो। दिस इज ओके। सेव योर क्लेम, ऑप्शन आईडी जो भी तुमको चैलेंज की हो वो तुमको दिखेगा। देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन ए सिंगल प्रोफाइल PDF ओनली। सो जितने भी क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तुमको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक ही PDF में। ओके, सिंगल PDF। तो सोच लो बहुत बड़ा PDF होने वाला है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने अभी दिखाए और कल और ऐड हो सकते हैं। सेव योर क्लेम्स एंड पे फी को पे करो, पे कर ऑनलाइन करना है, नॉन रिफंडेबल है, पिछली साल की तरह नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ। मैं एक लिंक दूंगा, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। पिछले साल प्रोसीजर सारा सेम है एक्सेप्ट पेमेंट, उसको जाकर देख सकते हो। अब देखो, मुझे आज 3 लोगों का मैसेज आया और मैंने फिर कंफर्म भी किया अदर 4 लोगों से, ठीक है, टोटल 7 लोग। अब ये आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया नहीं। ये जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपके मेमोरी पे डिपेंड करता है। बहुत लोग आए थे जिस दिन एग्ज़ाम देकर, उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, उन्होंने कुछ नोट डाउन भी किया था। सो अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो और उनके बगल में देखो सेक्शन लिखा हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जब हम दे रहे थे वैसे क्वेश्चंस जो वहाँ उस समय B में थे, बट अब जब मैं अपना रिस्पॉन्स शीट देख रहा हूँ उस समय वो क्वेश्चन C में दिखा रहा है, या कोई क्वेश्चन से तुम जब दे रहे थे तो C में था बट अब वो B में दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, मुझे 7 लोगों ने कंफर्म किया है। ओके, सो मैं एक पोल भी डालने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने B में दिए थे अब वो मुझे C में दिखा रहे हैं, तो उस पोल पर आकर बताओ। अगर ज़्यादा लोग बताते हैं, देखो अगर ऐसा हुआ ना तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हुआ ही हो, बट लोग ऐसा बोल रहे हैं। ओके, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। तुम सोचो कि कोई क्वेश्चन C सेक्शन का तुम उसको अटेम्प्ट नहीं किए, चाहे तो अटेम्प्ट किए C सेक्शन का, और वो अब तुमको B में दिखा रहा है, ठीक है, और वो गलत हो गया, ठीक है। तो अगर सोचो अगर सेम चीज़ B के लिए हो जाए, तो B में क्वेश्चन था, चला गया C में, अटेम्प्ट किए थे, गलत हो गया। B में अगर वो गलत होता तो 0.50 कटता, अब वो C में चला गया है, अब कटेगा 1.32 निगेटिव। और गेटिंग माई पॉइंट, चाहे तुम C में किए थे, सही हो गया वो क्वेश्चन, लेकिन अब तुम्हारे रिस्पॉन्स शीट में वो B में दिखा रहा है। तो जो सही के लिए तुमको 4 नंबर मिलने चाहिए थे, अब वो B में जाने के कारण 2 नंबर सिर्फ देगा। गेटिंग माई पॉइंट, कितना ब्लंडर मिस्टेक है। उनको पूरा प्रोविजनल की चेंज करना होगा, बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब तुम लोग कंफर्म करो। हम इन सिर्फ 7 लोगों पर जा नहीं सकते हैं। ओके, अगर पोल अच्छा आता है देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। एंड जो लोग भी चैलेंज कर रहे हैं, आपको चैलेंज के PDF में एक लाइन लिखना होगा कि यस आई फेस्ड दिस मिस्टेक,
मैंने मिस्टेक ये फेस किया है, मेरा जो ड्यूरिंग पेपर था और आफ्टर पेपर है वो था डिफरेंट, कुछ क्वेश्चंस अगल बगल में चेंज हो गए हैं, ठीक है, बी का सी में चला गया, सी का बी में, सबको लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं एक लाइन, उसके लिए पे भी नहीं करना है क्योंकि आप क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, राइट। और देखो एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि यू आर एमएससी स्टूडेंट, आपने एमएससी दिया हुआ है, 1 साल लेट हो या करेंटली एमएससी में हो, आप जिसको ये जब चैलेंज करते हो, ये जो जाता है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाता है, ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वो लोग उसको फिर चेक करते हैं, ओके। अब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ही इज समवेयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके, वो साइंटिस्ट EF इतना लेवल का होगा क्योंकि वो हेड होगा उस डिपार्टमेंट का, ओके। सो एक बंदा जिसने PhD किया हुआ है, डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक करके रखा हुआ है, 10-15 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, और उसको अगर आप छोटे मोटे एग्जाम में ये दोगे, प्रूफ्स दोगे, ओके, नॉर्मल प्रूफ्स दोगे, सेम प्रूफ सबको ही देगा, तो उनके ईगो पे बात आ जाएगी ना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, ओके। तो बात ये है कि अगर तुमको कभी करना भी है, मेरे सिर्फ प्रूफ्स पर मत जाना, मेरे प्रूफ तो डालो, वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने प्रूफ्स भी ऐड करो, कुछ ज़्यादा ऐड करो, वैरायटी ऑफ बुक्स लाओ, स्पेसिफिक बुक से लाओ, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो उनको अगर चेंज कराना है, बहुत ज़्यादा लोग जब सेम क्वेश्चंस पर अलग अलग प्रूफ्स के साथ आएंगे, वैलिड प्रूफ्स के साथ, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पिछले साल हुआ था, ओके, और इस साल तो सिर्फ 200 रुपये है, इतना डरना भी नहीं है। सो और ये जो लास्ट वाला ब्लंडर है, जिसके लिए मैं पोल डाल रहा हूँ, जाओ अभी प्लीज़ पोल पर देखो, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है मुझे, 7 लोग, ओके। तो या बेस्ट ऑन दैट, इतना अगर देख लियो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अभी तो वीडियो ख़त्म हुआ, अब अपलोड करने में 1-1.5 घंटे लग जाएंगे, सो 12-1 बजे तक वीडियो आएगी। चलो फिर, गुड नाइट, एंड टुमारो ऑल्सो मेरे पास और 2 क्वेश्चंस हैं जहां मुझे लग रहा है कि यस देयर इज ए इशू, एंड दोज आर रिलेटेड टू सम रिसर्च पेपर्स, सो उसके लिए रिसर्च पेपर्स ढूंढना इज़ अ बिट डिफिकल्ट जॉब, तो मैं कल आऊँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे